अब बताओ किडनी में रक्त लेके कौन जाएगी बेटा? रीनल धमनी किडनी में रक्त को लेकर के जाएगी। और आपको इतना पता होगा। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, जो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 का एक टॉपिक है। अब देखना, हमें यहां ये देखना है बेटा कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में क्या होगा, उन सब का अपन लोग यहां डिटेल देखने वाले हैं। उससे पहले जैसे आपने बेटा पढ़ा होगा कि जो हृदय है हमारा, जो मैंने यहां पे बना रखा है, जो हमारा हृदय है, हृदय में जब हृदय गति होती है तो आपको पता है कि प्रति मिनट एक बार जब हृदय गति होती है तो हमारे जो जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा 70 ml ब्लड कहां भेजा जाता है बेटा? शरीर में भेजा जाता है। जिसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। लेकिन अगर हम देखें, हमारी हृदय गति 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है और एक हृदय गति के दौरान हृदय द्वारा 70 ml रक्त शरीर में भेजा जाता है। ठीक है, तो अगर हम 1 मिनट का देखें कि एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के अंदर 1 मिनट में हृदय द्वारा लगभग 5 लीटर ब्लड शरीर में पंप किया जाता है, जिसे हम बेटा बोलते हैं कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या हुआ कि हृदय की लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा 1 मिनट में शरीर में पंप किए गए रक्त का कुल आयतन जो कितना होता है बेटा? 5 लीटर होता है। और हमें यह बात आगे और पता होना चाहिए कि हमारा हृदय लगातार रक्त को पंप करता है और रक्त कहां जाता है बेटा? शारीरिक अंगों में लगातार जाएगा। देख रहे हो, यहां से रक्त जैसे पंप होगा तो ये एओर्टा के द्वारा पूरे शारीरिक अंगों में फैला दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा जितना भी रक्त हृदय पंप करता है उसका लगभग 20 से 25% रक्त कहां भेजा जाता है कि किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर लगभग कितना रक्त भेजा जाता है? 20 से 25% रक्त कहां बेटा? किडनी के अंदर छानने के लिए भेजा जाता है। तो अब बताओ 1 मिनट में हृदय ने कितने लीटर ब्लड पंप किया? तो कहोगे सर 5 लीटर ब्लड पंप किया। और मैं आपसे पूछूं 5 लीटर का 20 से 25% ब्लड किडनी में जाएगा तो लगभग कितना ब्लड जाएगा? तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि लगभग 1000 ml से 1100 ml ब्लड 1 मिनट में हृदय द्वारा किडनी में भेजा जाता है। तो पहले इस लाइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हृदय किडनी में 1 मिनट में कितना ब्लड भेजेगा? 1000 से 1100 ml ब्लड भेजेगा, जो कि लगभग 20 से 25% है कुल कार्डियक आउटपुट का। ठीक ना? और इसको बेटा मैं रफली कैलकुलेट करने के लिए 1250 ml लिख करके आपको समझा रहा हूं। अरे जो एनसीईआरटी ने 1000 से 1100 ml लिखा है उसको मैं 1250 ml मान के चल रहा हूं। तो बताओ, तो अपन बेटा इसके 20% या 25% मानो, तभी एनसीईआरटी लिखता है कि लगभग 1/5 1/5 भाग हृदय द्वारा पंप किए गए कुल रक्त का लगभग 1/5 भाग रक्त किडनी में भेजा जाता है, जो लगभग कितना होगा? 1000 से 1100 ml। रफली मैंने कैलकुलेट करने के लिए आपको 1250 ml मान रखा। अब बताओ, हमें पता है कि किडनी में रक्त जाएगा। अब बताओ किडनी में रक्त लेके कौन जाएगी बेटा? रीनल धमनी किडनी में रक्त को लेकर के जाएगी। और आपको इतना पता होगा कि हमारी किडनी के अंदर छोटी छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्रॉन। और आपको पता होगा हमारी प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का काम क्या है बेटा? रक्त को छानने का काम करेंगे। अब बताओ, रक्त जब किडनी के अंदर गया, कौन लेके गई? रीनल धमनी लेके गई। रीनल धमनी को रक्त कहां पहुंचाना है? नेफ्रॉन तक पहुंचाना है। तो रीनल धमनी किडनी के अंदर जाने के बाद पतली पतली शाखाओं में क्या हो जाती है? टूट जाती है। धमनी की पतली ब्रांच का नाम होगा धमनिका कहा जाता है, जिसे आर्टियोल बोलोगे आप, उसमें टूट जाएगा। और लगभग जितने नेफ्रॉन होंगे उतने भाग में रीनल आर्टरी आपकी टूट जाती है। तो मैं आप ऐसे एक लाइन बोल सकता हूं कि प्रत्येक किडनी के अंदर रीनल धमनी जाकर के लगभग 10 लाख पतली पतली शाखाओं में क्या हो जाती है? टूट जाती है।
अब बताओ वो ये देखो आपको शाखाएं दिख रही होंगी, ये शाखा देखो रक्त लेके जा रही और दूसरी शाखा रक्त लेके जा रही होगी। और अब देखो जैसे इस डायग्राम में आओ, ये मैंने आपको एक जो व्हाइट कलर से डायग्राम दिखाया, ये मैंने नेफ्रॉन का डायग्राम दिखाया। नेफ्रॉन के कई सारे भाग आपको पता होंगे, जैसे बोमिन संपुट होता है, पीसीटी होता है, हैले लूप होता है, डीसीटी होता है, संग्रह नलिका होती है। कई सारे भाग किसके होते हैं बेटा? ये नेफ्रॉन के भाग मैंने यहां दिखा रखे। अब बताओ सपोज करो रीनल आर्टरी गई, रीनल धमनी जो आई, और रीनल धमनी 10 लाख शाखाओं में टूट गई। जो पहली शाखा है उसका नाम है अभिवाही धमनिका, जिसे ARA के नाम से भी जानते हैं, एफरेंट रीनल आर्टियोल भी कहा जाता है। मतलब जो अभिवाही धमनिका है, इसका काम है रक्त को लेकर के आई, और रक्त को लेकर के कहां पहुंची बेटा? ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में एक कप के आकार की संरचना होती है, जिसे आपने पढ़ा होगा, ये है बेटा बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहलाता है। यहां पर ये धमनिका आकर के कैपिलरी का क्या बनाती है? जाल बनाती है। इस कैपिलरी के जाल को हम बेटा क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहा जाता है, गुच्छक कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस भी आप इसे बोलते हो। तो ये जो गुच्छक टाइप का एक संरचना बनेगी, कैपिलरी का एक जाल बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब बताओ ये जो ब्लड यहां आया, इस ब्लड को यहां पर हमें छानना है। तो बताइए ये जो ग्लोमेरुलस है, ये कैपिलरी का एक जाल है, और ये कहां बना है बेटा? बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट पर बना हुआ है। जैसे ARA ब्लड लेकर के आएगी, इस ब्लड में जितनी भी अशुद्धियां होंगी, इनको यहां पर छाना जाएगा। जितना ब्लड बेटा किडनी में आता है, उसका लगभग 10% ब्लड ही नेफ्रॉन में छनता है। अब बताओ 1 मिनट में किडनी के अंदर कुल कितना रक्त लेके मैं गया था? देखो आप इस डायग्राम में 1250 ml ब्लड में किडनी के अंदर लेकर गया था। अब बताओ जब 1250 ml ब्लड आएगा, तो 1250 ml का लगभग कितना छनेगा? 10% रक्त छनेगा, और जो 10% रक्त होगा लगभग कितना होगा? 125 ml रक्त आपका यहां छनेगा, और जो छन करके यहां बनता है उसे बेटा बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के नाम से जानते। तो ग्लोमेरुलस में ये ग्लोमेरुलस क्या बोलोगे? फिल्ट्रेट आप बोलोगे। मतलब ग्लोमेरुलस में, गुच्छक में जो भी निस्यंदन हुआ उसे बोलोगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जो कितना है बेटा? 125 ml प्रति मिनट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में किडनी में कितना रक्त आया था? 1250, और जितना ब्लड आता है उसका लगभग 10% ही क्षमता है, और 10% कितना हो जाएगा 1250 का? 125 ml प्रति मिनट। हाँ, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पर मिनट कितना बना? 125 ml प्रति मिनट। अगर बताओ 1 मिनट में 125 ml बनेगा, तो हम इसी को लिख सकते हैं 180 लीटर प्रति दिन। 180 लीटर प्रतिदिन। तो बताओ हमारी दोनों किडनी के द्वारा 1 मिनट में जो रक्त छाना गया, छानने के बाद जो बना, जिसका आपने नाम दिया क्या? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नाम दिया, वो 1 दिन में कितना बनता है बेटा? 180 लीटर बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जब यहां ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में ये चीजें छन रही थी, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आई? ब्लड की कौन कौन सी? क्योंकि रक्त ही छाना जा रहा है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए ये जो GF है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, ये जब चीजें यहां छन रही थी, तो देख रहे हो यहां कैपिलरी का जाल था, यहां चीजें 3 परत के द्वारा छनती है। देखो इसी का डायग्राम, ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहां दिखा रखा है कि ये बताओ बेटा, ये जो होंगी रक्त कोश, जो केशिकाएं होंगी, उनकी एक लेयर होगी, फिर दोनों के बीच में ये आधारी झिल्ली होगी, और बोमेन संपुट के अंदर क्या पाई जाती है बेटा? ये पाई जाती है पोडोसाइट सेल की क्या होती है? परत। तो यहां जब रक्त छनेगा तो कितनी परत से बेटा छनता है? 3 परतों के द्वारा रक्त को छाना जाता है। कौन कौन सी परत है? पहली परत होगी जो रक्त की जो केशिका है उसकी आंतरिक परत होगी, जिसे एंडोथीलियम परत कहा जाता है। फिर उसके नीचे बेसमेंट आधारी क्या होगी? झिल्ली होगी। और अंत में नीचे की ओर जो बोमेन संपुट है, यहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं लगी होती हैं,
जिन्हें हम पोडोसाइट सेल कहा जाता है। तो बताओ बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कितनी परत से होगा? 3 परत के माध्यम से क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम परा निस्यंदन कहा जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परा निस्यंदन 3 परत के माध्यम से होगा। अब बताओ जब चीजें यहां बेटा फिल्टर हुई, जो छनने के बाद तो सर रक्त ही छन रहा है, लेकिन रक्त की बेटा 2 चीजें आपको पता होंगी, एक होता है प्लाज्मा, दूसरी होती रक्त कोशिकाएं, ठीक है ना। तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है वो बेटा प्लाज्मा है। क्या है ये आपका ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट है ये बेटा क्या है? प्लाज्मा है। ये क्या है? प्लाज्मा है। पूरा रक्त का प्लाज्मा है ये, लेकिन इसमें क्या नहीं है? रक्त कोशिकाएं नहीं है। ना आरबीसी होगी, ना डब्ल्यूबीसी होंगी, ना ब्लड प्लेटलेट्स होंगी। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्लाज्मा है, लेकिन प्लाज्मा के अलावा और क्या नहीं होता? लेकिन इसमें बेटा क्या नहीं पाई जाती? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाई जाती। प्लाज्मा प्रोटीन इसमें क्या होती है बेटा? पूर्णतः अनुपस्थित होती है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है तो रक्त का प्लाज्मा, लेकिन उसमें क्या नहीं पाई जाती? प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे आपने प्लाज्मा में प्रोटीन पढ़ी होंगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन यहां नहीं पाई जाती। है पूरा प्लाज्मा का प्लाज्मा, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं है। तो बताओ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या क्या नहीं मिलेगा? रक्त की कौन कौन सी चीजें नहीं है? तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में रक्त की ना तो रक्त कोशिकाएं हैं, ना ही प्लाज्मा प्रोटीन आपको मिलने वाली है। अब बताओ बेटा ये अभिवाही धमनी का रक्त लेकर आई थी, यहां पर 10% रक्त छन गया, जो नहीं छना ये आपकी बेटा कौन सी? अपवाही धमनिका द्वारा आगे किडनी की ट्यूब्यूल की आगे की ओर बढ़ा। ये आकर के यहां केशिकाओं को क्या बनाता है बेटा? जाल बनाएगी केशिकाएं। ये रक्त केशिकाओं का जाल बनेगा। किसके ऊपर? ये जो नेफ्रॉन है इसके ऊपर ये केशिका का जाल बनेगा। तो जो रक्त छन गया यहां आ गया, जो नहीं छना ये रक्त अपवाही धमनिका से होते हुए यहां पर आएगा। लेकिन बेटा अब देखो ये पहला जो चरण हुआ इसे बोलते परा निस्यंदन। आप देख रहे हो कि कितना बेटा दोनों किडनी 1 मिनट में कितना बनाती है बेटा? 1 दिन में 180 लीटर चीजों को छान दिया गया, और ये पूरा का पूरा 180 लीटर बेटा बाहर नहीं निकाला जाता। क्यों? क्योंकि जब हमने परानिस्यंदन कराया था तो जो भी 180 लीटर जो भी चीजें यहां छन के आई उसमें बहुत सारी आवश्यक चीजें भी थी। ऐसा नहीं कि बताओ 180 लीटर को मूत्र बना के आप बाहर निकाल दो, तो मूत्र तो 1 दिन में कितना निकलेगा? 180 लीटर निकलेगा, लेकिन इतना नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जितना यहां चीजें छनी उसमें बहुत सारी आवश्यक और अनावश्यक दोनों तरह के पदार्थ थे। तो बताओ यहां रक्त है, यहां आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है। अब जिसमें यहां पर जितनी यहां आवश्यक चीजों उनको वापस ले लिया जाता है। तो जितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है, जितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है उसका 99% भाग रक्त द्वारा अच्छा वाला भाग, जो भी काम की चीजें अच्छा वाला भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। इसे बोलते हो चयनात्मक पुनः अवशोषण। क्या बोलते हैं? चयनात्मक पुनः अवशोषण कहा जाता है। इसे चयन कर करके हमने वापस क्या कर लिया? निकाल लिया। तो बताओ जो भी अशुद्धियां थी हम यहाँ छानने की कोशिश की, लेकिन अशुद्धियों के साथ साथ कुछ काम की चीजें आ गई। उन काम की चीजों को हमने क्या कर लिया? वापस निकाल लिया। कितने परसेंट? 99%। अब हो सकता है कुछ बेकार की चीजें यहां न छनी हो, तो उनको यहां से हम वापस चयनात्मक क्या कर देंगे बेटा? श्रावण कर देंगे, नली में वापस श्रावण कर देंगे। तो तीसरा चरण आएगा नलिका श्रावण। तो ये बताओ नलिका श्रावण अगर हम कराएंगे तो पहले हमने क्या कराया? छानने के बाद जो भी अच्छी चीजें आ गई हो उन्हें वापस निकाल लेंगे, जो नहीं बेकार की चीजें छनी उन्हें वापस डाल देंगे। तो मूत्र निर्माण के चरण में 3 मुख्य चरण होंगे। एक होगा परानिस्यंदन, दूसरा होगा चयनात्मक अवशोषण, और तीसरा होगा नलिका के अंदर श्रावण। बता बेटा 180 लीटर बना था, 180 लीटर का आपने 99% क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। तो जो संग्रह नलिका है यहां पर हम मूत्र शब्द का प्रयोग करेंगे, और मूत्र कितना होगा? 1% होगा। किसका? GF का। मतलब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना था उसका 99% तो तुमने निकाल लिया, लगभग 1% मूत्र में बनेगा। अब बताओ 180 लीटर का 1% क्या होगा? लगभग 1.8 लीटर प्रति दिन होगा। यही बेटा देख रहे हम लगभग मूत्र
1.5 से 2 लीटर ही एक आदमी दिन भर में उत्सर्जित करता है। तो इस तरह से ये अपन ने बेटा सारी बातें देखी कि जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण थे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन जिसे परानिस्यंदन, चयनात्मक पुनः शोषण और नलिका श्रावण। इसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें, जैसे एक सामान्य व्यक्ति में गुच्छी निस्यंदन दर मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की रेट, जो छनने की दर है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो रेट है जो वो कितनी होती है, तो मैंने क्या बताया बेटा कितनी थी, 125 ml प्रति मिनट या 180 लीटर प्रति दिन। तो क्या कह रहा है 125 मिलीलीटर प्रतिदिन, गलत है। 125 मिलीलीटर प्रति घंटा, ये भी गलत है। क्या सही है, 125 मिलीलीटर प्रति मिनट या 180 लीटर प्रति दिन। यहां क्या लिखता है 180 लीटर प्रति घंटा, ये गलत है। तो क्या सही हो जाएगा 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। तो इस तरह से बेटा हमने ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसका नाम था मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, वो अब टॉपिक मैंने आपको थोड़ा सा जनरल बातें इसकी बता दी। ऐसे ही और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।